नमस्कार, मैं सर डॉक्टर के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। छात्रों, आज के व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, मैंने इन दिनों डेवलपमेंटल बायोलॉजी की एक सीरीज प्रारंभ कर रखी है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी विषय बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के थर्ड पेपर के अंतर्गत, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर से संबद्ध है, उससे संबंधित सिलेबस के अंतर्गत सम्मिलित है। और इसमें मैं वो टॉपिक्स और मैटर कंटेंट आपसे शेयर कर रहा हूँ जो कि आपके टेक्स्ट बुक्स में इतने सरल तरीके से नहीं है। तो आप इसको ठीक से समझें, मैं जैसा कि समझा रहा हूँ उस प्रकार से समझें और आत्मसात करें, तो आपके लिए काफ़ी हितकर होगा। और आगे भी अगर आप एमएससी जूलॉजी करते हैं या विषय जूलॉजी लेकर के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं और आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपके लिए बहुत लाभकर होगा। तो अब अभी हमने इससे पूर्व फर्टिलाइजेशन को समझा, क्लीवेज को समझा। अब हम क्लीवेज के बाद की अवस्था ब्लास्टुलेशन है, मोरुलेशन है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो यहाँ स्टेजेज और स्टेप्स इन एम्ब्रियोजेनी या एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पहली अवस्था होती है जिसको कहते हैं मोरुलेशन। भ्रूणोद्भव के एक प्रारूपिक मामले में, जैसा कि एक संपीतकी अंडे में पाया जाता है, उदाहरणार्थ स्टारफिश या एम्फिऑक्सिस, इसमें वितरण के फलस्वरूप 16 या अधिक कोशिकाओं की अवस्था में एक ठोस पिंड बनता है, जो शहतूत के फल के ऊपरी समरूपता होने के कारण इसे शहतूत अवस्था या मलबरी स्टेज या तूतक या मुरुला कहते हैं। तो जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एम्ब्रियो के फॉर्मेशन की जो सबसे पहली अवस्था होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, लगातार क्लीवेज होने की वजह से जो पहले अवस्था बनती है उसको कहते हैं मोरुला। और मोरुला शब्द लैटिन शब्द है जो कि मलबरी से बना है, मलबरी अर्थात शहतूत। तो ये क्या होता है, लगातार कोशिकीय विभाजन की वजह से, सेलुलेशन या सेगमेंटेशन या क्लीवेज की वजह से एक ठोस कोशिकीय अवस्था बन जाती है भ्रूण की, और उसको हम कहते हैं मोरुला। इसके बाद में जो अगली अवस्था बनती है उसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। कोशिका विभाजन चलते रहने से कोशिका पिंड के अंदर एक गुहा बन जाती है और कोशिकाएं भी छोटी होकर तथा एक स्तर में विन्यासित होकर एकल कोर की या मोनोब्लास्टिक खोखली, गेंद या गोला बनाती हैं, जिसे कोरक या ब्लास्टुला कहते हैं। इसके बनने की प्रक्रिया कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन कहलाती है। इसकी केंद्रीय गुहा को खंडी भवन गुहा या सेगमेंटेशन कैविटी या ब्लास्टोसील कहते हैं, तथा कोशिकाओं की एकल परत को ब्लास्टोडर्म कहते हैं। तो ब्लास्टुलेशन क्या है? सेगमेंटेशन या सेलुलेशन के द्वारा एक यूनिलेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स फॉर्म होता है, जिसके अंदर बीच में गुहा होती है जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं। इसमें ऊपर की जो सेल्स होती हैं वो छोटी माइक्रोमियर्स कहलाती हैं, और नीचे की जो सेल्स होती हैं वो बड़ी मेगामियर्स कहलाती हैं। नीचे की योकी बड़ी सेल्स होती हैं, उनमें योग की मात्रा अधिक होती है और वो मेगामियर्स कहलाती हैं। इस प्रकार से भ्रूण मोरुला के बाद में ब्लास्टुला अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और यह एक स्तरीय कोशिका होती है एम्फिऑक्सिस के अंदर, और दूसरे एनिमल्स में द्विस्तरीय कोशिका होती है। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि ये जो ब्लास्टुला है वह आगे भ्रूणीय विभाजन या भ्रूणीय जनन, भ्रूणोद्भवन की वजह से एम्ब्रियोजेनेसिस के कारण गैस्ट्रुला अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैस्ट्रुला में क्या होता है? यूनिलेयर्ड ब्लास्टुला, एक स्तरीय ब्लास्टुला जो होता है वो त्रिस्तरीय गैस्ट्रुला में परिवर्तित हो जाता है, और एम्फिऑक्सिस के केस में गैस्ट्रुला द्विस्तरीय होता है। और इसके बाद में फिर आगे विभिन्न जर्म लेयर्स का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म का। तो गैस्ट्रुलेशन के अंदर खास तौर से क्या देखने को मिलता है? ब्लास्टुला की
एक ओर की कोशिकाएं अंतर्वलित होकर, इन्वेजिनेट होकर, मतलब अंदर की ओर घूम करके चली जाती हैं और इसके भीतर की ओर गति करती हैं। अंतर्वलन इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है और इस प्रकार की वृद्धि के साथ साथ ब्लास्टोसिल क्रमशः लगातार रिड्यूस होती जाती है, कम होती जाती है और अब एक नई गुहा या कंदुक गुहा या आर्केंटेरोन बन जाती है। यह अंतर्वलित कोशिकाओं द्वारा घिरी होती है तथा बाहर की ओर एक कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर द्वारा खुलती है। इस प्रकार एक कोर की या एक स्तरीय ब्लास्टुला एक द्विकोर की या द्विस्तरीय ब्लास्टोडिस्क में या कुंदक में या गैस्ट्रुला में कन्वर्ट हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया को कुंदकन या गैस्ट्रुलेशन कहते हैं और इसके फलस्वरूप ब्लास्टुला के संभावी या प्रिजम्पटिव या भावी एंडोडर्म और नोटोकॉर्डल ऊतक गैस्ट्रुला के अंदर प्रवेश करते हैं और द्विस्तरीय गैस्ट्रुला में बाहर का स्तर एक्टोडर्म तथा भीतर का अंतर्वलित स्तर एंडोडर्म बन जाता है और इसके बाद शीघ्र ही एक तीसरा जनन स्तर और बनता है जिसको कि कहते हैं मीजोडर्म और दोनों के बीच में स्थापित हो जाता है, किसके, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म स्थापित हो जाता है और इस प्रकार भ्रूण त्रिकोर की या त्रिस्तरीय बन जाता है। गैस्ट्रुलेशन की वास्तविक प्रक्रिया विभिन्न वर्टिब्रेट्स में भिन्न भिन्न प्रकार से होती है, जैसे कि बाद में प्रत्येक प्रकार के जंतु के परिवर्धन में वर्णित किया गया है। अब गैस्ट्रुलेशन के बाद में जो अगली स्थिति बनती है उसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस या ऑर्गेनोजिनी। तो एक बात और आपको समझनी है कि ये जो मीजोडर्म लेयर बनती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, इसके इस विपाटन से, इसके स्प्लिटिंग से एक और गुहा बन जाती है जिसको कि सीलोम कहते हैं, जिसको हिंदी में देह गुहा के नाम से जाना जाता है। तो सीलोम क्या होती है? सीलोम इज ए कैविटी लाइंड बाई मीजोडर्म, जो कि दूसरे परिभाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं, सीलोम या देह गुहा जो होती है एक ऐसी गुहा होती है जो कि सोमेटिक और स्प्लेक्निक मीजोडर्म से घिर के बनी हुई होती है। सोमेटिक मीजोडर्म क्या होती है? मीजोडर्म का वह हिस्सा जो कि एक्टोडर्म की तरफ होता है वह सोमेटिक मीजोडर्म कहलाता है और मीजोडर्म का वह हिस्सा जो कि एंडोडर्म अर्थात आंत्र की ओर होता है वह स्प्लेक्निक मीजोडर्म बनाता है। तो सोमेटिक और स्प्लेक्निक मीजोडर्म के बीच में जो गुहा बनती है या सोमेटिक और स्प्लेक्निक मीजोडर्म से रेखित या आरेखित या कवर की करने से जो गुहा निर्मित होती है उसको सीलोम के नाम से जाना जाता है। गैस्ट्रुलेशन के तुरंत पश्चात जो नया प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसको कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग भवन या अंग विकास। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होती हैं। इनके कारण ही ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। विभिन्न जंतु समूहों में अंडों के प्रकार और उसमें उपस्थित योग की मात्रा के आधार पर जनन स्तर भिन्न भिन्न प्रकार से निर्मित होते हैं। जनन स्तर शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों के निर्माण एक के बाद एक करते रहते हैं और जिससे अंततः प्रौढ़ावस्था बन जाती है और यह प्रक्रिया अंग भवन या अंग विकास कहलाती है। अंग निर्माण अनेक विधियों द्वारा पूरा होता है, जैसे स्तरों का वलन या फोल्डिंग, कोशिकाओं का अभिगमन माइग्रेशन तथा गंतव्य तक पहुंचने के पश्चात कोशिका विभेदन इत्यादि। इनका विस्तृत विवरण अपने को अभी नहीं करना है, जो कि अभी अपने से संबंधित नहीं है।
और इस प्रक्रिया के द्वारा इसके बाद में जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है न्यूरुलेशन, जिसमें तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है और नोटोजेनेसिस भी होती है। नोटोजेनेसिस अर्थात नोटोकॉर्ड का निर्माण होना नोटोजेनेसिस कहलाता है। मीजोडर्म और सीलोम के निर्माण का वर्णन संक्षेप में हमने आपको पूर्व के लेक्चर्स में भी समझाया हुआ है। अब इन जनन स्तरों का भविष्य क्या होता है, फेट मैप क्या होता है, फेट ऑफ जर्मिनल लेयर क्या होती हैं, अर्थात गैस्ट्रुला के जो डिफरेंट लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, उनसे भविष्य में आगे चल के बनता क्या है। तो ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर्स में से प्रत्येक स्तर शरीर के निश्चित ऊतकों, अंगों एवं तंत्रों का निर्माण करते हैं। एम्ब्रियो में या भ्रूण में एक वयस्क में दोनों जनन स्तरों के भविष्य का तंत्र का जो फॉर्मेशन होता है उसको इस टेबल में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देखिए, एक्टोडर्म से क्या बनता है, भ्रूण के अंदर एक्टोडर्म से सोमेटिक एक्टोडर्म बनती है और इस सोमेटिक एक्टोडर्म से क्या बनता है, एपिडर्मिस बनती है, त्वचीय डेरिवेटिव बनते हैं, घ्राण तंत्र बनता है, नेत्र का लेंस, आंतरिक कर्ण, अग्र पिट्यूटरी और मुख बनता है। इसी तरह से एक्टोडर्म से तंत्रिका शिखर बनता है, न्यूरल क्रेस्ट, तंत्रिका नाल बनती है, जिनके द्वारा वयस्क में जाके परिवर्तित होकर क्या बनता है, क्लोमीय कंकाल बनता है, गैंग्लिया बनते हैं, नर्व तंत्रिकाएं बनती हैं, एड्रिनल बनती है, एड्रिनल मेडुला बनती है, ब्रेन, रीढ़ की हड्डी, प्रेरक तंत्रिकाएं, रेटिना, दृष्टि तंत्रिका और पश्च पिट्यूटरी निर्मित होती है। इसी तरह से एंडोडर्म से क्या बनता है, एंडोडर्म से आर्केंटेरोन बनती है और इस आर्केंटेरोन से आगे चल के वयस्क के अंदर आहार नाल का लेयर बनता है, यकृत बनता है, पैंक्रियाज बनता है, श्वसन तंत्र बनता है, मूत्राशय बनता है, मूत्र मार्ग बनता है, थायराइड बनता है, पैराथायराइड बनता है, थाइमस बनता है, मध्यकर्ण बनता है, लघुकृत या विलोपन बनता है। इसी तरह से मीजोडर्म से क्या बनता है, मीजोडर्म से नोटोकॉर्ड बनती है। यही नोटोकॉर्ड आगे चल के परिवर्तित होकर के वयस्क के अंदर वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाती है। ये नोटोकॉर्ड जो होती है लघुकृत हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, विलोपन हो जाता है इसका, और इसकी जगह पर बन जाती है वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रा बन जाती है। मीजोडर्म से ही एम्ब्रियो के अंदर एपिमियर बनती है, डर्मेटोम बनते हैं, स्क्लेरोटोम, बायोटोम, मीजोमियर, हाइपोमियर, सोमेटिक लेयर, स्प्लैक्निक लेयर और सीलोम का निर्माण होता है मीजोडर्म से, जैसा कि मैंने इससे थोड़ा पहले आपको सीलोम के बारे में काफ़ी समझाया है। इस मीजोडर्म से आगे चल करके वयस्क में जो संरचनाएं निर्मित होती हैं वो होती है डर्मिस, डर्मिस अर्थात त्वचा, वर्टिब्रल कॉलम बनता है, कंकालीय पेशियां बनती हैं, अनुबंधी कंकाल बनता है, उत्सर्जन तंत्र, जनद वाहिनियां बनती हैं, पैराटिल पेरिटोनियम बनती है, विसरल पेरिटोनियम बनती है, मेजेंट्रीज बनती हैं, परिवहन तंत्र बनता है, जनद बनते हैं और विसरल पेशियां बनती हैं और देह गुहा अर्थात सीलोम बनती है। तो इस प्रकार से गैस्ट्रुला के द्वारा जो 3 जनन स्तर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों जनन स्तरों से भविष्य में आगे जा कर के जो फ्यूचर ऑर्गन्स बनते हैं उनको हमने आपको समझाया कि एक्टोडर्म से क्या बनता है, मीजोडर्म से क्या बनता है और एंडोडर्म से क्या बनता है। थैंक यू वेरी मच।